नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू नेगी। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पुस्तक अनिबूझ का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लोहे के इंसानों का देश। इसके लेखक हैं दिलीप साल्वी जी। बच्चों, इस पाठ में बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, इस चीज़ के बारे में बताया है। प्रदूषण कैसे होता है बच्चों? जब पेड़ काटे जाते हैं और लगाए नहीं जाते हैं, जिससे कि स्वच्छ हवा नहीं आ पाती है और खूब प्रदूषण, धुआं, धूल और मिल कारखानों से जो धुआं आता है, इन सब की सफाई के लिए जो है शुद्ध वायु की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाती क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। इसलिए तो मनुष्य प्रतिदिन नई नई समस्याओं से जूझ रहा है। इसी कारण वर्तमान स्थिति अगर इतनी भयावह है बच्चों, तो हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, यह एक चिंता का विषय है। तो बच्चों, हमें अपने वातावरण को सुंदर व सुखद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं कि लोग अपने गले में ऑक्सीजन की थैलियां लेकर घूमेंगे, है ना? सांस लेने के लिए ठीक ऐसे ही समस्याओं को लेकर ये कहानी है बच्चों। इस कहानी में लेखक अपने दोस्त के साथ अंतर्ग्रहीय विमान, अर्थात अंतर्ग्रहीय विमान मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर विमान में बैठकर जाता है। ये ग्रह कोई और नहीं है बल्कि हमारे आने वाला कल, यानी 1000 साल के बाद जो होने की आशंका है, वही इस पाठ में लेखक अपने सपने में देखता है। ठीक है, तो वो जो अंतर्ग्रहीय विमान में बैठकर जाता है, वो क्या है? वो हमारा आने वाला कल, यानी 1000 साल बाद जो होने वाला है, वो स्वप्न में देखता है। ऐसा क्यों देखता है वो? क्योंकि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या, पेड़ों का काटना, पेड़ जिनसे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है और हम जिंदा रहते हैं, उन पेड़ों का नष्ट हो जाना हमारे लिए कितना घातक है, यह लेखक एक भयावह स्वप्न के रूप में देखता है। ठीक है बच्चों, तो अब स्वप्न कैसे है कहानी, क्या लिखते हैं दिलीप साल्वी जी? मैं पठन भी करूंगी और आप लोगों को इसका अर्थ भी समझाते जाऊंगी। मुझे अपने विमान पर बिठाकर उस ग्रह पर ले जाने वाले दोस्त का नाम था लानजुंग। जब हमारा अंतर्ग्रहीय विमान उस ग्रह पर पहुंचा तो सब ओर नीला धुआं छाया था। अब क्या कहते हैं लेखक, क्या कहते हैं? मुझे अपने विमान पर बैठाकर उस ग्रह पर ले जाने वाले दोस्त का नाम क्या था? लानजुंग था। दिलीप साल्वी जी कहते हैं लानजुंग मुझे दूसरे ग्रह पर ले गया अपने अंतर्ग्रही विमान पर बैठाकर। तो सब ओर नीला धुआं छाया हुआ था। मेरे दोस्त ने तुरंत मेरे गले में ऑक्सीजन की थैली लटका दी। अब क्या था? चारों ओर धुआं ही धुआं था, नीला नीला, और सांस लेने के लिए उसने क्या किया? उसके दोस्त ने उसके गले में ऑक्सीजन की थैली लटका दी और उसका रबड़ का यंत्र जो था उसकी नाक में फिट कर दिया। किसकी नाक में? लेखक की नाक में। उसने खुद भी एक वैसी ही थैली लटका ली थी। उसने क्या किया था? उसके दोस्त ने अपना भी उसने वैसे ही थैली लटका ली थी अपने गले में और नाक में वो यंत्र फिट कर दिया था सांस लेने के लिए। उसने बताया कि हमारे ग्रह की यह जहरीली गैस अब मुसीबत का कारण बन गई है। उसने क्या कहा? लानजुंग ने क्या कहा कि ये जो जहरीली गैस है, जो ये नीला नीला धुआं है, ये जो है मुसीबत का कारण बन गई है। मुसीबत का कारण मतलब जिससे कि इंसान मर जाते हैं, जिससे सांस नहीं ले सकते हैं। जहरीली गैस जहाँ पर हो वहाँ पे हम ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हम जिंदा नहीं रह सकते, हम सांस नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? हवाई अड्डे से हम कांच के बने एक होटल में पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमारे कमरे में एक लोहे का आदमी आया। अब क्या हुआ? जब वो वहां पहुंच गया हवाई अड्डे से, जब वो उतरे उसके बाद फिर एक कांच के बने एक होटल में वो लोग पहुंचे। वहां पे क्या आया? एक लोहे का आदमी। लोहे का आदमी क्या होता है? रोबोट, जो आजकल रोबोट कहते हैं जिसको। लॉन्जुंग ने उससे कहा 2 कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए। उसने कहा कि 2 कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए ले आओ। किससे कहा? उस रोबोट से। इससे पहले कि मैं उस आदमी के बारे में कुछ पूछूं, मेरी नज़र वहां टंगे कैलेंडर पर पड़ी। इससे पहले कि
कुछ पूछता वो, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक कैलेंडर टंगा हुआ है और उसने उसमें पढ़ा 3012। अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2000 ना सन, तो 3012 यानी कि 1000 साल बाद की बात थी वो। लॉन्जुंग बोला, हाँ हमारे यहाँ इस समय यही सन चल रहा है। अब लॉन्जुंग ने कहा कि हमारे यहाँ भी यही सन चल रहा है, यानी 3000 सन चल रहा है, 3012 चल रहा है। तुम इससे समझ सकते हो कि हम तुमसे 1000 साल से भी ज़्यादा बड़े हैं। यानी जो लेखक है वो तो 2000 का है, सन 2000 का है, और वो जो लॉन्जुंग था जो उसको लेके गया था अंतर्ग्रही विमान से दूसरे ग्रह पर, वो क्या था, 3012 का था। उसके बाद क्या होता है, लॉन्जुंग कहते हैं हमारे ग्रह में अब इन्हीं की ज़रूरत है। अब वो क्या कहता है कि हमें हमारे ग्रह में अब यही रोबोट और ये इन्हीं सब की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की थैली, इन सब की ना, हम इंसानों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन यहाँ नहीं है। अब ऑक्सीजन का राशन कर दिया गया है। इस ग्रह की आबादी बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक है, यानी जितनी ऑक्सीजन की थैलियाँ बन सकती है उतने ही इंसान जिंदा रह सकते हैं। अब देखिए 1000 साल बाद क्या उन्होंने कहा है कि अब हमें इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि वैसे ऑक्सीजन हमें नहीं मिल सकती है, हमें ऑक्सीजन गले में लटकानी पड़ती है, और पर्याप्त ऑक्सीजन वातावरण में नहीं है, यानी ठीक है। और ग्रह की आबादी भी अब ज़रूरत के मुताबिक है, क्योंकि सब लोग जिनके पास ऑक्सीजन होगा सिर्फ वही ज़िंदा रह सकते हैं, बाकी लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो जितनी ऑक्सीजन की थैलियाँ बनेंगी उतने ही लोग ज़िंदा रहेंगे। हमारे यहाँ तो आबादी घटने की बजाय बढ़ रही है। अब क्या कहता है लेखक, क्या कहते हैं जो कि 2000 सन में है, वो कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो आबादी घटने की बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, लेखक कहता है अचानक ही मेरे मुंह से निकला कि हमारे यहाँ तो आबादी घटने की बजाय बढ़ रही है। इस पर वह हंसने लगा और बोला, हमारे यहाँ खाने की समस्या नहीं है। अब जो 3012 का जो लॉन्जुंग था वो क्या कह रहा है कि वो हंसने लगा और क्या कहने लगा कि हमारे यहाँ खाने की समस्या नहीं है, बल्कि सांस लेने की समस्या है। इसलिए लोहे के इंसान बनाए गए, नहीं तो लोगों का काम कैसे हो। अब क्योंकि जो लोहे का इंसान है वो सांस नहीं लेगा, वो बाकी कामों के लिए होगा, और जो इंसान है वो इतने ही इंसान होंगे जिनके लिए कि ऑक्सीजन की थैलियाँ बनी हुई हैं। अब ये लोहे के इंसान नौकर का काम भी करते हैं, दफ्तर चलाते हैं, मकान बनाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, मशीनें चलाते हैं, यानी सभी काम करते हैं। पर ये लोग सारे काम कैसे कर लेते हैं, ये कहते हैं दिलीप साल्वी जी जो लेखक हैं, वो क्या कहते हैं कि पर ये लोग ये सारे काम कैसे कर लेते हैं। अब लॉन्जुंग ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल तो तुम जानते ही हो, टेलीविज़न, रॉकेट आदि सब उसी के खेल हैं, और तुमने शायद कंप्यूटरों को भी देखा होगा। बस हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग द्वारा लोहे के इंसानों को बनाया गया। अब वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने लोहे के इंसानों को बनाया है। हमारे यहाँ लोहे के इंसान बनाने वाले कई कारखाने हैं। अब वो कहता है कि हमारे वहाँ लोहे के इंसानों को बनाने वाले कई कारखाने हैं, जिससे कि वो लोहे के इंसान क्यों बनाते हैं, हमारे काम करने के लिए, क्योंकि वैसे व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकते हैं, सारे इतने ढेर सारे व्यक्ति जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं, और लोहे के इंसान बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने लोग जिंदा हैं उन सबका काम करने के लिए लोहे के इंसानों को बनाते हैं और उन कारखानों में बनाते हैं, ठीक है, जो अलग अलग शहरों में हैं। क्या कहता है, हमारे यहाँ लोहे के इंसान बनाने वाले कई कारखाने हैं जो अलग अलग शहरों में हैं, उनमें खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितने भी लोहे के इंसान खरीद सकता है, लेकिन वह सचमुच के इंसान से काम नहीं ले सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकते। अब हम जब कोई काम करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमारी सांस तेज़ हो जाती है और ज़्यादा हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जो
लोहे के इंसान हैं वो सांस नहीं लेते हैं, तो वो इंसान काम नहीं कर सकते हैं, सारा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोहे के इंसानों की जरूरत होती है सब लोगों को। वैसे अब तो अगर कोई मर जाता है तो लोग दुखी ही नहीं होते, बल्कि यह सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम ऑक्सीजन की एक थैली की बचत हुई। तो अब कैसा समय आ गया है वहाँ पे। अभी तो जैसे लोग अभी इस समय पे ऑक्सीजन है तो लोग मरते हैं तो लोगों को दुख होता है, लोग रोते हैं। तो अब 1000 साल पहले बाद क्या हो रहा है कि जब लोग मर रहे हैं तो लोगों को दुख भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि क्योंकि वो जब तक जिंदा है तब तक ऑक्सीजन की थैली उनको मिली हुई है, तो जब वो मर जाएंगे तो वो ऑक्सीजन की थैली किसी और के काम आएगी, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, दुखी भी नहीं हो रहे हैं किसी के मरने पर। उसके बाद मैं यह बात सुनकर हैरान था कि इस ग्रह में कैसी संस्कृति जन्म ले रही है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं इस बात से हैरान था कि देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, कैसी संस्कृति जन्म ले रही है, कैसा यहाँ पे हो रहा है। क्या विज्ञान की अधिकाधिक उन्नति का यही अंतिम परिणाम है? अब वो कह रहे हैं कि विज्ञान जो भी ये प्रगति कर रहा है, क्या उसका यही अंतिम परिणाम है कि ये सब कुछ हो रहा है, कि लोग मर रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की थैलियों को बचाने में लगे हैं। लॉन्जुंग कह रहा था, सच पूछो तो हम लोग चाहते हैं कि हमें पृथ्वी या ऐसे ही किसी ग्रह में रहने के लिए स्थान मिल जाए जहां हम आसानी से सांस ले सकें। अब वो क्या कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमें पृथ्वी या कोई ऐसे ही ग्रह में रहने के लिए स्थान मिल जाए जहां पर कि हम आसानी से सांस ले सकें, या अर्थात जहां पर वो रह रहा है वो ग्रह अब पृथ्वी की तरह यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे हैं उसकी तरह नहीं रह गया है, वो वहाँ पे ऑक्सीजन की थैलियाँ लगा के वो लोग सांस लेते हैं, ऐसा ग्रह बन गया है। तुम्हें हमारे ग्रह के बारे में कैसे पता लगा? मैंने पूछा कि तुम्हें हमारे ग्रह के बारे में कैसे पता लगा, यानी कि 1000 साल पहले के बारे में कैसे पता लगा। हमने अनेक ग्रहों की यात्राएं की हैं, लेकिन अब तो बस पृथ्वी का ही सहारा है। अगर हमें वहां रहने को मिले तो हम लोगों को लोहे के इंसानों का निर्माण का तरीका सिखा देंगे, जिससे बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, वह बोला। अब लॉन्जुंग ने क्या कहा, हमने बहुत से ग्रहों की अनेक ग्रहों की यात्राएं की हैं, कह रहा है वो, लेकिन अब तो पृथ्वी का ही सहारा है। अगर हमें वहां रहने को मिले तो हम लोगों को लोहे के इंसानों का निर्माण करने का तरीका, यानी कि लोहे के इंसानों को बनाने का तरीका सिखा देंगे, जिससे कि बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, वो बोला। उसके बाद है इन इंसानों के अंदर नसों की जगह पतले तारों का जाल बिछा है। अब जैसे इंसान के अंदर तो नसें होती हैं ना, पतली पतली नसें होती हैं और बहुत ढेर सारी नसें होती हैं, तो जो रोबोट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, तारों का जाल बिछा होता है, यानी कि नसों के बदले तार ही तार होते हैं उसके शरीर में। इन तारों में बिजली रहती है और उसी के सहारे ये काम करते हैं। उन तारों के अंदर क्या होती है, बिजली होती है। इनके सिर के अंदर एक अक्लोमीटर लगा होता है। उनके सिर के अंदर क्या लगा होता है, अक्लोमीटर लगा होता है, जो जरूरत के मुताबिक घटाया बढ़ाया जा सकता है। वैसे यह जरूरी होता है कि लोहे के सभी इंसानों को हर हफ्ते डिस्पेंसरी में दिखा लिया जाए। वहां उनके जोड़ों तथा पुर्जों को तेल दिया जाता है और अक्लोमीटर की जांच की जाती है। तो डिस्पेंसरी में वहाँ पे उनकी चेकअप होता है कि कहीं पर कोई पुर्जा ख़राब तो नहीं है कहीं, और उनके पुर्जों को तेल दिया जाता है, जैसे मशीनों को तेल दिया जाता है, उनको सही किया जाता है ना, रिपेयर किया जाता है उनको। उसके बाद क्या है, मैं अभी यही सोच रहा था कि जब हमारी पृथ्वी पर ऐसे दिन आएंगे तो क्या होगा। तो जो दिलीप साल्वी जो लेखक हैं वो उस समय यही सोच रहे थे कि अगर हमारी पृथ्वी पर ऐसे दिन आएंगे तो क्या होगा। तभी उस ग्रह के प्रधानमंत्री का बुलावा आ गया। तभी क्या हुआ, उस ग्रह के प्रधानमंत्री का बुलावा आ गया। मैं परेशान था कि भले मैं
भला मैं उनसे किस तरह की कोई बातचीत कैसे कर सकूंगा? आखिर पृथ्वी की समस्याओं में कमी तो हुई नहीं है। इस ग्रह के लोग भी वहां पहुंच गए तो क्या होगा? मैं कार में बैठ रहा था लेकिन मन बहुत परेशान था कि भला क्या बातचीत करूंगा। तभी हमारी कार को झटका सा लगा और नींद खुल गई। अब क्या हुआ? वो ये सब कुछ देख रहा था कि प्रधानमंत्री से बात करनी है, ये सब कुछ देख रहा था और अचानक से उसकी कार को झटका लगा सपने में। आप लोगों को कभी कभी सपना आता होगा कि आप लोग कहीं से गिरे हैं और अचानक से देखते होंगे कि हम लोग सपना देख रहे हैं ना। तो उसी तरीके से क्या हुआ, जो लेखक थे उसकी कार को झटका लगा और उसकी नींद खुल गई और फिर न जाने क्यों बहुत देर तक नींद नहीं आई। यानी कि ये सब कुछ वो सपने में देख रहे थे। शायद इसीलिए कि अब से 1000 साल बाद पृथ्वी का अगर वही हाल हुआ जो मैंने सपने में देखा था, तो यह कितनी अजीब और परेशान करने वाली बात होगी। अब दिलीप साल्वी जी कह रहे हैं कि बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या के कारण, अगर पेड़ों के काटे जाने के कारण, प्रदूषण के कारण अगर हमारी पृथ्वी का भी वही हाल हुआ जो कि वो सपने में देख रहे थे, तो यह बहुत ही भयानक दृश्य होगा। तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें अपनी जो है प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें प्रदूषण जो है ख़त्म करना चाहिए, हमें स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए, भले ही वो हमारी घर की स्वच्छता हो, बाहर की स्वच्छता हो, इन सब का ख्याल रखना चाहिए ना। तो इसी से क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सबको रोकना चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए हमें और पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हमें शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु मिले, ऑक्सीजन की कमी ना हो ना बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये बहुत प्यारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए गुड बाय।